किसी का सीट कैसे रहता है जब वहाँ कोई जीत हासिल करता हो या बहुत बढ़िया वोट आया हो तभी उसको अच्छा सीट माना जाए। मात्र 11,000 बीजेपी को वोट आई थी पिछले चुनाव में और बीजेपी कभी वहाँ जीतने का काम नहीं की है, ना लोजपा वहाँ जीतने के काम की है। वहाँ जीतने का काम किया है जेडीयू, चाहे जो भी विधायक वहाँ जीते हों, लेकिन जेडीयू जीतने का काम किया है। 3 बार 2 बार जो भी है जेडीयू ने जीता है। तो सीट वो किसका हुआ? मुख्यमंत्री जी का आदेश मुझे प्राप्त है और मैं रात दिन अपने क्षेत्रों में लगा रहता हूँ, कार्य करता हूँ, तो उसके हिसाब से सीट हमारा हुआ कि बीजेपी का हुआ। गठबंधन में है, अगर आपको ये सीट नहीं दी जाती है, टिकट नहीं दिया जाता है, तो क्या आप निर्दलीय ताल ठोके? तरारी मेरी जननी है, मेरी माँ है। चूँकि तरारी में मैं जन्मा हूँ, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, मेरा लालन पालन जिस मिट्टी में मेरा हुआ है, जिस समाज में, तो उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। हमारी सहयोगी पार्टी बीजेपी ने लड़ी, वहाँ उनके कैंडिडेट लड़े। अब उसके खिलाफ में कुछ लोग जो पहले विधायक रहे हैं, अब वे जाके ताल ठोक दिए निर्दलीय, तो उसका कारण आप समझ ही सकती हैं। नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं था। और भी बड़ा कारण है कि पहले से वो माले का रहा है गढ़, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस गढ़ को तोड़ देने का एक सिपाही का संकल्प है। आनंद सिंह जी पहले भी हमारे सहयोगी थे, हमारे पार्टी के नेता थे, माननीय विधायक थे, और उनके घर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं तो एक पुराना रिश्ता है। किस रूप से अपराधी देखते हैं माननीय आनंद सिंह जी, तेजस्वी यादव जी? जो लोग अपराधे कामें किए हैं और अपराधियों के सांठ-गांठ से पूरी सरकारें चलती थी 2005 तक, और वे लोग दूसरे को अपराधी कहें, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। किसी जाति विशेष पे हमको नहीं लगता है कि किसी को बयान देना चाहिए, और इतने संवैधानिक पद पे इतने माननीय मंत्री जी हैं, हम उनको क्या नसीहत दे सकते हैं। लेकिन मेरी जो जहाँ तक समझ है, मुझे लगता है कि उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए किसी जाति विशेष पे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि तरारी में उपचुनाव होने वाला है और इसको लेके लगातार सियासत भी तेज़ हो गई। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता संजय शर्मा है, सीधे सर से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं तरारी उपचुनाव को और तैयारी कैसी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम सिपाही हैं, और मुख्यमंत्री जी के सिपाही को कभी तैयारी नहीं करना पड़ता है, चूँकि हम लोग एनी टाइम एट ए टाइम तैयार रहते हैं। सिपाहियों का काम है तैयार रहना। और वैसे भी मैं एक फौज से हूँ, मैं सेना में 21 बरस दे के आया हूँ, तो हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे सिपाही को तैयारी करना नहीं पड़ता है, चूँकि निरंतर हम कार्य करते रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे आदर्श हैं, हमारे बिहार के राजा हैं, हमारे विश्वकर्मा पुरुष हैं बिहार के लिए, उनके संरक्षण में और उनके साथ जब से मैं आया हूँ तब से मुझे कभी तैयारी नहीं करना पड़ता है। जैसे मैं फौज में था, एनी टाइम एट ए टाइम तैयार, वैसे यहाँ भी हम लोग तैयारी में रहते हैं। मैं निरंतर अपने विधानसभा में, तरारी विधानसभा जिसको आप कह रही हैं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ कोई नया नहीं गया हूँ कि मुझे तैयारी करना है। मैं तो लगभग निरंतर 10 वर्षों से लगातार वहाँ के लोगों का समस्या सुनना, उसका तुरंत ही निष्पादन करना। सरकार हमारी जितनी योजना चला रही है, लाभकारी योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच में बात करना, लोगों को बताना, लोगों को लाभान्वित करवाना, ये तो मेरा चला रहा है, सदियों से चल रहा है। लेकिन अगर सर हम इस सीट की बात करें तो बीजेपी की सीट रही है, और इस पे अब सुनील पांडे भी बीजेपी में शामिल हो गए। जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो दूसरे नंबर पे रहे थे, अब शामिल हो गए। क्या लग रहा है, कोई उम्मीद है आपको टिकट मिलेगी? देखिए, आपने कहा कि बीजेपी का सीट रहा है, तो आप ये बता दीजिए कि किसी का सीट कैसे रहता है जब वहाँ कोई जीत हासिल करता हो या बहुत बढ़िया वोट आया हो तभी उसको अच्छा सीट माना जाए। मात्र 11,000 बीजेपी को वोट आई थी पिछले चुनाव में, और बीजेपी कभी वहाँ जीतने का काम नहीं की है, ना लोजपा वहाँ जीतने के काम की है। वहाँ जीतने का काम किया है जेडीयू, चाहे जो भी विधायक वहाँ जीते हों, लेकिन जेडीयू जीतने का काम किया है। 3 बार 2 बार जो भी है जेडीयू ने जीता है। तो सीट वो किसका हुआ? नैतिकता के आधार पे अगर देखा जाए तो सीट किसका हुआ? जेडीयू का हुआ कि भाजपा का हुआ? तो हम जेडीयू में हैं, निरंतर 10 वर्षों से हैं, तो हम एक मुख्यमंत्री जी के कर्मठ सिपाही हैं, निष्ठावान सिपाही हैं। अब मुख्यमंत्री जी का आदेश मुझे प्राप्त है और मैं रात दिन अपने क्षेत्रों में लगा रहता हूँ, कार्य करता हूँ, तो उसके हिसाब से सीट हमारा हुआ कि बीजेपी का हुआ?
क्योंकि अब तो आप लोग गठबंधन में हैं, अगर आपको ये सीट नहीं दी जाती है, टिकट नहीं दिया जाता है, तो क्या आप निर्दलीय ताल ठोकेंगे? देखिए, ये मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, चूँकि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, तरारी मेरी जननी है, मेरी माँ है। चूँकि तरारी में मैं जन्मा हूँ, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, मेरा लालन पालन जिस मिट्टी में मेरा हुआ है, जिस समाज में, तो उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। रही बात पार्टी, पार्टी मेरी माँ है। नीतीश कुमार मेरे पिता जैसे, मेरे पिता तुल्य हैं। तो मैं ना अपने तरारी को छोड़ सकता हूँ, ना अपने पार्टी को छोड़ सकता हूँ, ना अपने मुख्यमंत्री जी को छोड़ सकता हूँ। मैं किसी भी हालत में तीनों को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। अब उस समय क्या परिस्थिति रहेगी, अब उस समय बताएंगे, बात करेंगे हम। अगर हम बात करें उस क्षेत्र की, तो बगल में ही बेलागंज है, इमामगंज है, क्या माहौल लग रहा है वहाँ का देख के आपको? नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ है। हाँ, बहुत इसके बढ़िया साथ है। माले के खाते में भी ये सीट रही है, अभी सांसद भी हैं सुदामा प्रसाद। क्या वजह रही है कि माले वहाँ पे जीतते आया है? देखिए, वजह तो कुछ है, अब कई तरह के समीकरण उस समय बन जाता है। अब हमारी सहयोगी पार्टी बीजेपी ने लड़ी वहाँ, उनके कैंडिडेट लड़े। अब उसके खिलाफ में कुछ लोग जो पहले विधायक रहे हैं, अब वे जाके ताल ठोक दिए निर्दलीय। तो उसका कारण आप समझ ही सकती हैं, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं था। और भी बड़ा कारण है कि पहले से वो माले का रहा है गढ़, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस गढ़ को तोड़ देने का एक सिपाही का संकल्प है। जितना आज 20-25 साल से जो गढ़ रहा है माले का, या जिसका भी गढ़ रहा हो, उसको तोड़ने का मैंने संकल्प लिया है और तोड़ के ही रहूँगा। मेरा यही सपना है कि तरारी विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाना। और मैं वहाँ विधायक लड़ने नहीं गया हूँ, और विधायक बनने का मेरा सपना नहीं है। विधायक बनने का सपना तो बहुत छोटा सपना है। मैंने वो सपना देखा है जिस सपने के लिए मुझे रातों में नींद नहीं आती है। और मैं तरारी को सबसे अग्रणी बिहार विधानसभा बनाना चाहता हूँ, विकासशील विधानसभा बनाना चाहता हूँ। मैंने ये सपना देखा है। मैं वहाँ गया हूँ कि उस मिट्टी का कर्ज अदा कर पाऊँ जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है। सर, अब जेडीयू के कद्दावर नेता है, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी काफ़ी सवाल उठा रहा है विपक्ष। सीधे तौर पर अनंत सिंह को लेके तेजस्वी यादव ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि मुख्यमंत्री का काम यही रह गया है, फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। सीएम आवास में अपराधियों को बुलाते हैं, फिर उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना। और रहा बात, अगर वे लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अपने आवास पे बुलाते हैं या किसी अपराधी के यहाँ जाते हैं, तो आरोप लगाना उनका काम ही है। और पहले से वो कितने अपराधियों को रखे हैं पूरा जग जाहिर है, बिहार के सभी लोग जानते हैं। रहा बात माननीय अनंत सिंह जी का, अनंत सिंह जी पहले भी हमारे सहयोगी थे, हमारे पार्टी के नेता थे, माननीय विधायक थे। और उनके घर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं तो एक पुराना रिश्ता है, एक भाईबंदी का रिश्ता है, एक राजनीतिक रिश्ता है, तो जाना ही चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश किसी को जेल में डाल दिया जाता है और आरोप लगाकर, और माननीय न्यायालय के द्वारा उसको बरी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को आप लोग क्या बोलते हैं? कसूरवार कहते हैं या निर्दोष कहते हैं? उसको अपराधी कहेंगे क्या? तो किस रूप से अपराधी देखते हैं माननीय अनंत सिंह जी, तेजस्वी यादव जी को? मुझे तो नहीं लगता है किसी एंगल से वो अपराधी दिखते हैं। आप सोच लीजिए कि जेल के अंदर रह के भी इतने भारी बहुमत से, जनता के मैंडेट से उनको जीतने का उन्होंने काम किया, तो इससे बड़ा राजनेता और बड़ा जनता का मैंडेट और क्या हो सकता है? तो हम तो किसी रूप से उनको अपराधी नहीं मानते हैं। वो तो अपने काम में जो करते हैं अपने क्षेत्र में, क्षेत्र के लोग उनको देवता मानते हैं। टाल क्षेत्र में जाके आप देख लीजिए, जो बंजर पड़ा हुआ था, कितना अपराध होता था उस टाल क्षेत्र में, मोकामा में। आज माननीय अनंत सिंह जी ने वहाँ को स्वर्ग बना दिया टाल क्षेत्र को। आप जाके पता कीजिए, देखिए, तब लोग कहें कि कौन अपराधी हैं कौन अपराधी नहीं है, तब पता चलेगा। अब जो लोग अपराधे कामे किए हैं और अपराधिये के साँठ-गाँठ से पूरी सरकारें चलती थी 2005 तक, अब वे लोग दूसरे को अपराधी कहें, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इन दिनों भूमिहार विवाद भी बहुत चल रहा है, अशोक चौधरी का बयान भी आपने सुना होगा, उसको कैसे देखते हैं? हालांकि मामला पुराना हो गया, लेकिन सवाल तो है। अब देखिए, उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। हमारे पार्टी के वरीय मंत्री हैं माननीय अशोक चौधरी जी, अब उन्होंने क्या सोच समझ के किया है,
अब वो उसका जवाब वही देंगे। नाराजगी है सर? नहीं देखिए, किसी जाति विशेष पे हमको नहीं लगता है कि किसी को बयान देना चाहिए, और इतने संवैधानिक पद पे इतने माननीय मंत्री जी हैं, हम उनको क्या नसीहत दे सकते हैं। लेकिन हम मेरी जो जहाँ तक समझ है, मुझे लगता है कि उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए किसी जाति विशेष पे। तो देखिए सीधे तौर पे आपको बात करवा रहे थे और आपने सुना कैसी तैयारी चल रही है। ताल तो ठोकेंगे ही, अब देखना होगा कि अब गठबंधन का हिस्सा है जेडीयू, तो किसको ये टिकट मिलती है और किस तरीके से कौन इस तरारी उपचुनाव में फतेह हासिल करता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।